Good morning and a very, very happy morning. We are starting with the book The Psychology of Money, written by Morgan Housel. और मैंने इस बुक की एक ऑडियो सुनी और इसकी रेफरेंस थी गैप एंड द गेन में डन सुलिवन ने दी. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इंस्पायरिंग मी टू रीड दिस बुक टू फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम मनी स्मार्ट. मेरे पापा कहते थे कि पैसे का कम होना यानी गरीबी एक अभिशाप है. It might sound like a drama, but believe me, money is important in life. और how we spend, where we spend, what we spend. अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिसीजन सिर्फ आप अपनी बुद्धि से ले रहे हैं तो ये बुक आपको चौंकाने वाले सच देगी कि बहुत सारे डिसीजन ले आप रहे हैं पर हो कहाँ से रहे हैं. तो शुरू करते हैं बुक की इंट्रोडक्शन से, जिसका टाइटल है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ. यानी कि पैसा जिंदगी में सबसे बड़ा शो है, इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा शो है. मैं पूरे डिटेल में नहीं जाते होते, शॉर्ट में आपको बताती. राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि वो एक लॉस एंजलिस के बड़े अच्छे होटल में गया जहाँ पर एक फ्रीक्वेंट गेस्ट के बारे में बताता है कि वो जीनियस था. उसने बहुत सारे पैसे कमाए और वो पैसों को इस तरह से बर्बाद करता था वहाँ कि राइटर पेज नंबर 2 पे कहता है कि इस बुक का एक ध्येय ये भी है कि आप पैसे के साथ क्या कर रहे हैं. इट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर. इट इज़ टू डू विद कि आप उस पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हैं. और बिहेवियर सिखाना बहुत ही मुश्किल है इवन अगर आप स्मार्ट हैं. आप कितने भी जीनियस हैं लेकिन अगर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिज़ास्टर क्रिएट कर सकते हैं. ऑपोजिट के अंदर अगर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जिसके पास में कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, क्यों वो वेल्दी हो सकता है? क्योंकि उसके पास में कुछ बिहेवियरल स्किल हैं एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस. कहने का अभिप्राय ये है कि आपका जीनियस होना, आपके पास नॉलेज होना और आपके पास कुछ भी पता नहीं होना और इग्नोरेंट होना हैज़ नथिंग टू डू विद योर हैविंग मनी एंड हाउ यू आर कीपिंग इट. यहाँ पे दो व्यक्तियों की ज़िंदगी के बारे में बता रहा है राइटर, रोनाल्ड जेम्स रीड. इसे वो कहता है कि वो एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट था, इन्वेस्टर था और एक गैस स्टेशन पे जेनिटर था. 25 साल तक उसने गैस स्टेशन पे गाड़ियों को ठीक करा, ज़मीन को पोंछा, धोया. उसने एक 2 बेडरूम का घर लिया पे अपने बाद में पूरी ज़िंदगी जिया. 2014 के अंदर वो 92 ईयर्स की उम्र में उसकी डेथ हुई, लेकिन वो एक हेडलाइंस क्रिएट करके गया. राइटर का कहना है 2014 में करोड़ों लोग अमेरिका में मरे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी वर्थ $10 मिलियन हो. कोई तो नहीं कहेंगे, फ्यूअर कहेंगे. रोनाल्ड रीड वॉज वन ऑफ देम. सोचिए, सारी ज़िंदगी उसने सिर्फ गाड़ियाँ ठीक करी हैं और ज़मीन पे पोछे लगाए हैं. और वो जितना भी ये पैसा था उसमें से वो पैसे को अपने स्टेप किड्स को दे के गया और $6 मिलियन उसने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में दिए. लोग जो उसे जानते थे वो हैरान थे. ये पैसा कोई लॉटरी में नहीं इकट्ठा किया या उसको इनहेरिटेंस में नहीं मिला. उसने सेव किया, इन्वेस्ट किया ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर और वेट किया दशकों तक टू सेव, टू कंपाउंड इट टू मोर देन 8 मिलियन. यहीं पे एक दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को लेके आ रहा है राइटर, दैट इज़ रिचर्ड. MBA, सक्सेसफुल करियर इन फाइनेंस. इतना सक्सेसफुल था उसका करियर कि वो 40 साल की उम्र के अंदर रिटायर हुआ एंड ही बिकेम अ फिलैंथ्रोपिस्ट. लोगों ने उसकी बहुत प्रेज़ की कि वो बिजनेस सेवी है, उसमें लीडरशिप स्किल है, साउंड जजमेंट है, पर्सनल इंटीग्रिटी है. और मैगजीन्स के अंदर उसे अंडर 40 में 40 मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पीपल की लिस्ट में भी लेकर आए. मिड 2000 के अंदर रिचर्ड ने बोरो किया हेविली अपने लिए एक ऐसा घर बनाने में ग्रीनविच कनेक्टिकट में, इसमें 11 बाथरूम थे, 2 एलिवेटर्स थे, 2 स्विमिंग पूल थे, 7 गैरेजेस में थे, जिसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए $90,000 अ मंथ की ज़रूरत थी. फिर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए जिसको सबने हिट किया,
उसने रिचर्ड को बिल्कुल मिट्टी कर दिया। डेट्स में वो हाई था, उसके जो एसेट्स थे वो सब लिक्विडेट हो गए, वो बैंकरप्ट हो गया, उसकी कोई इनकम नहीं थी। वो घर जिसे मेहमान कहते थे कि इट वाज अ थ्रिल टू डाइनिंग एंड डांसिंग, वो अपनी कीमत से बिल्कुल कूड़े की दाम पे बेच दिया गया। यहाँ पे दोनों लोगों को कंपेयर करते हुए राइटर कहता है, रोनाल्ड रीड पेशेंट था, संयम में था, रिचर्ड फुस्कोन जो था वो ग्रीडी था। और ये सारी चीज़ें, इतनी बड़ी उसके पास एजुकेशन थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस का गैप था, एक बिल्कुल अलग ढंग की ज़िंदगी जी रहा था, एक बिल्कुल अलग ढंग की ज़िंदगी जी रहा था। तो यहाँ पे हम लेसन क्या सीख रहे हैं? राइटर कहता है पेज नंबर 4 के ऊपर, ये नहीं है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने रोनाल्ड की तरह रहना है या रिचर्ड की तरह रहना है। फैसिनेटिंग ये है कि वो यूनिक थे, उन्होंने जिस ढंग से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करा। एक के पास में कोई ट्रेनिंग, कोई बैकग्राउंड, कोई फॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं था, एक के पास में सबसे अच्छी एजुकेशन थी, सबसे अच्छे कनेक्शंस थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो राइटर इस बुक पे हमें ये बता रहा है, मैं आगे तक पढ़ चुकी हूँ, कि हमारा ज़िंदगी जीने का ढंग, पैसे को खर्चा करने का ढंग, हम उसके साथ क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, गलतियाँ क्यों करते हैं, दैट इज़ ऑल हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप, हाउ वी क्रिएट आवर परसेप्शंस, थॉट प्रोसेस, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। राइटर कहता है कि सच्चाई कि लोग रोनाल्ड जैसे और रिचर्ड जैसे हमारी सोसाइटी में इकट्ठे ही होते हैं, और क्यों होते हैं उसका दो एक्सप्लेनेशन है। एक ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल आउटकम है, इसमें लक, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एफर्ट भी काम में आता है, ये भी कुछ हद तक सच है। दूसरा, फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या मालूम है उससे। और वो इसे कहता है साइकोलॉजी ऑफ मनी, विच इज़ द नेम ऑफ दिस बुक। वो इस बुक में शॉर्ट स्टोरीज रियल लाइफ के लेकर आप हमें एक्सप्लेन करेगा कि हम किस प्रकार से बेटर फाइनेंशियल डिसीजन बना सकते हैं। पता है मैं ये बुक क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि ये मेरी दुखती रग पे हाथ रख रहा है। मैग्निफिसेंस 2004 से लेके 2017 तक इट वाज मिंटिंग मनी। वी हैड अ मनी काउंटिंग मशीन इन आवर ऑफिस। और अगर मैं 2020-21 में कोविड जब हिट किया तो ये सोचूं कि मैंने क्या एसेट क्रिएट किए, ज़ीरो। क्यों मत पूछिएगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कवर इन साइकोलॉजी ऑफ मनी। राइटर कहते हैं ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वेयर यू मैनेज मनी, लोग इसे बहुत ही अंडर एप्रिशिएट करते हैं। लोग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स करना सिखाते हैं, बिल्कुल मैथमेटिकली, ईटास के साथ में, फॉर्मूलाज के साथ में, आप क्या करें और आप क्या ना करें। तो ये कॉन्वर्जेशन कि आपको अपना 10% सैलरी का या कमाई का पर्सनल फाइनेंस में डालना चाहिए, आपको इतने % इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। राइटर कहता है इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, लेकिन ये आपको नहीं बताता है कि जब आप ये सारे एक्शन कर रहे होते हैं तो आपके हेड में क्या चल रहा होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इन लाइफ डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट प्रोसेस, आवर अपब्रिंगिंग। तो पेज नंबर 5 पे राइटर कहता है कि जो दो टॉपिक सबसे ज़्यादा एक मनुष्य के जीवन को इम्पैक्ट करते हैं ना, वो है हेल्थ एंड मनी। राइटर कहता है कि हेल्थ इंडस्ट्री जो है, विद द मॉडर्न साइंस और वॉट एवर, हैज़ मेड अस नो मोर एंड वी आर हेल्थियर नाउ। लेकिन मनी इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग, ये एक अलग ही कहानी है। कहते हैं स्मार्टेस्ट माइंड जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने देखा है वो गए हैं। क्या ये एविडेंट है कि इतना कुछ पढ़ लिख के हम बेटर इन्वेस्टर्स बन जाते हैं? तो राइटर कहता है मैंने तो ऐसा नहीं देखा। कहते हैं कहीं पे भी मुझे ऐसा कंपेलिंग एविडेंस नहीं मिलता है कि जहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर से एक बेटर पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें, रेनी डेज के लिए सेव कर सकें, रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर हो सकें। फिर वी हैव अ रियलिस्टिक व्यू अबाउट व्हाट मनी डज नॉट डू टू आवर हैप्पीनेस। कहते जो भी हमारे को सिखाया जाता है ना, दैट इज़ अ रूल्स एंड लॉज, बट वो हमें नहीं सिखाते हैं हमारी इमोशंस, साइकोलॉजी,
और राइटर के हिसाब से दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पैसा सब जगह है और ये हमें इफ़ेक्ट करता है, ये हमें कंफ्यूज करता है और हम हर जना, आप, मैं, कोई भी हो, इसके बारे में डिफरेंटली सोचते हैं। अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें जिसके ऊपर की ये बुक है, तो ये हमें हेल्प करेगा टू नो कि लोग पैसे को लेके एक सर्टेन वे से जो बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट शो ऑन द अर्थ, यानी जो ड्रामा जो हम स्टेज पे देखते हैं, मनी ड्रामा इज़ द बिगेस्ट ऑन अर्थ। ये तो आप भी मानोगे और मैं भी मानूंगी। और उन कहते हैं कि मेरा ये मानना कि साइकोलॉजी ऑफ मनी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले 1 दशक से इसी टॉपिक के बारे में लिख रहा हूँ। और मैंने इसमें ये सीखा कि जब भी हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो हम उसको एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में क्या किया जा सकता था। जितने भी आप इसमें तर्क वितर्क देंगे उतने ही इसके अंदर और आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आपकी हर चीज़ को चैलेंज करेंगे, आपकी हर थॉट को चैलेंज करेंगे। जिस तरह से फिज़िक्स है, इन सब चीज़ों के अंदर बिल्कुल एक सेट फार्मूलाज़ हैं, जो मिक्स करोगे वैसा ही होगा, लेकिन फाइनेंस बिल्कुल डिफरेंट है। ये गाइडेड है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमें कैसी ज़िंदगी चाहिए। हो सकता है ये सारी कॉन्वर्जेशन, राइटर कहता है पेज नंबर 6 पे, कि आपको पागलपन लगता हो, पर मैंने जितना फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि अगर आप अंडरस्टैंड करें पैसे को थ्रू साइकोलॉजी, थ्रू हिस्ट्री, नॉट थ्रू नंबर्स, यू विल बी बेटर ऑफ। अगर आपको ये समझना है कि लोग अपने आप को कर्जे में क्यों डुबा देते हैं, तो आपको कोई इंटरेस्ट रेट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ ग्रीड, इनसिक्योरिटी एंड ऑप्टिमिज्म। वॉल्टायर्स की एक ऑब्जर्वेशन है जो हम सब बोलते हैं, हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ बट मैन ऑलवेज डज। हम एक चीज़ को वैसे ही आदतन बार बार करते रहते हैं, एंड दैट वेल अप्लाइज ऑन टू योर मनी बिहेवियर। 2018 में राइटर ने एक रिपोर्ट लिखी जिसके अंदर 20 इम्पॉर्टेंट फ्लॉज, बायसेस, जो कि एक बैड मनी बिहेवियर को क्रिएट करते हैं और वो इफ़ेक्ट करते हैं लोगों की द वे दे डील मनी। इसे राइटर कहता है साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इस किताब को ओवर 1 मिलियन पीपल हैव रेड इट। तो अगर आप इस बुक के 20 चैप्टर्स को, जिसमें कि हर चैप्टर के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ऑफन काउंटर इंट्यूटिव मीन्स, हमें लगता है कि यही ठीक है, नो, फिर आपको ये पता लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन को जो चैलेंज करेगा वो फीचर किया हुआ है। अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए योर लाइफ वुड बी डिफरेंट। हर चैप्टर अपने आप में एक अलग टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेकिन इसे हर एक को इंडिपेंडेंटली पढ़ा जा सकता है और ये कोई बहुत लंबी बुक नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि वो आपको इंस्पायर कर रहा है कि अगले 20 चैप्टर्स के अंदर हर एक में एक अलग फ्लॉ, एक अलग तरीका, फ्रॉम द हमारे ह्यूमन बिहेवियर से, हमारे सोचने के ढंग से, हमारी लाइफ किस तरह से प्ले करती है और हम अपनी ज़िंदगी में पैसे को कैसे लाते हैं। कोई गरीब से अमीर, अमीर से गरीब क्यों ये डिसीज़न ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, अगर आपको जानना है कि आपका मनी बिहेवियर क्या है और उसे आप चाहते हैं कि आप ऑल्टर करें टू बिकम रिच एंड लिव अ पीसफुल लाइफ, देन दिस बुक इज़ फॉर यू. I am also reading it with you for the first time. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.